नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर। केंद्र सरकार जल्द ही देश के किसानों से रबी सीजन के प्याज की शुरू कर रही है खरीद। एनसीसीएफ और NAFED को बफर स्टॉक के लिए किसानों से 5 लाख टन प्याज की खरीद के निर्देश। रोम में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष IYM 2023 के समापन समारोह में भारत का मोटे अनाज को बढ़ावा देने और अपनाने पर जोर। मोटे अनाज से संबंधित भारत के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। और पूर्वोत्तर भारत में बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने सोमवार तक तेज वर्षा और तूफान की जताई आशंका। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वर्षा और बर्फबारी की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्याज की खेती करने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार जल्द ही देश के किसानों से रबी सीजन के प्याज की खरीद शुरू करने जा रही है। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ NCCF और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ NAFED को बफर स्टॉक के लिए सीधे किसानों से 5 लाख टन प्याज की खरीद शुरू करने के लिए कहा है। रबी सीजन की प्याज मंडियों में आना शुरू हो गई है। वहीं प्याज निर्यात पर जारी प्रतिबंध के कारण किसानों को उचित दाम मिल सके, इसके लिए सरकार ने प्याज की सरकारी खरीद शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में 5 लाख टन रबी प्याज की खरीद शुरू की जाएगी। आमतौर पर सरकार बफर स्टॉक के लिए प्रचलित मंडी भाव पर ही प्याज की खरीदारी करती है। ऐसे में सरकार द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि प्याज के भाव किसानों की लागत मूल्य से भी नीचे चला जाता है तो कम से कम किसानों को लागत मिल सके, और इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्याज भंडारण इकाई 50 MT की योजना 2024-25 के लिए सब्सिडी दे रही है। राज्य के चयनित जिलों के किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं और इसके लिए 50 मीट्रिक टन क्षमता की प्याज भंडारण संरचना के मॉडल की अनुमानित लागत 6 लाख रुपए रखी गई है, जिस पर लाभार्थी किसानों को 75% अधिकतम 4,50,000 रुपए की राशि अनुदान के तौर पर दी जाएगी। किसानों को ये राशि भंडारण संरचना के निर्माण के बाद संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्ययन द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद ही दी जाएगी। प्याज भंडारण का उपयुक्त मॉडल एस्टिमेट उद्ययन निदेशालय द्वारा तैयार कराया जाएगा, जिस पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन उपरांत प्याज भंडारण संरचना का निर्माण किया जा सकेगा। प्याज भंडारण संरचना का नक्शा किसान ऑनलाइन विभागीय पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उद्यानिकी विभाग बिहार सरकार द्वारा प्याज भंडारण के लिए अनुदान योजना को 23 जिलों में लागू किया गया है। इनमें भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नवादा, सारण, शेखपुर, सिवान, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, खगड़िया, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, समस्तीपुर एवं वैशाली जिले शामिल हैं। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और ऐसे में जो किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके पास पहले से 13 अंकों का DBT संख्या का होना अवश्य है, और जिन किसानों के पास ये संख्या नहीं है वे किसान DBT agriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण कर ये संख्या प्राप्त कर सकते हैं। और रोम में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष IYM 2023 के समापन समारोह में भारत सरकार की ओर से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अपर सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी ने मोटे अनाज को बढ़ावा देने और अपनाने में विभिन्न स्टार्टअप उद्योगों, FPO सहित भारत के संपन्न मोटे अनाज से जुड़े इकोसिस्टम के महत्व पर जोर दिया। भारत के एक प्रस्ताव के बाद, जिसका 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित किया था। साल भर चलने वाले उत्सव ने मोटे अनाज के उपभोग के पोषण और स्वास्थ्य लाभों, प्रतिकूल तथा बदलती जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए मोटे अनाज की उपयुक्तता एवं
उत्पादों और उपभोक्ताओं के लिए स्थायी बाजार के अवसर पैदा करने के लाभों के बारे में सफलतापूर्वक जागरूकता बढ़ाई। समापन समारोह ने IYM 2023 की उपलब्धियों और उससे सीखे गए सबक का जायजा लेने एवं भविष्य के निवेश के लिए प्राथमिकताओं की पहचान करने, विशेष रूप से पहचानी गई बाधाओं को दूर करने और मोटे अनाज की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। इस कार्यक्रम में स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्लोबल सुपरफूड के रूप में इसके उद्भव में मोटे अनाज के महत्व को रेखांकित करने वाली व्यवहारिक चर्चाओं और प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई। ICAR IIMR के निदेशक डॉक्टर सी तारा सत्यवती ने मोटे अनाज क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास पर एक गोलमेज चर्चा में मोटे अनाज की एक मजबूत मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए भारत के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। खाद्य एवं कृषि संगठन FPO द्वारा 29 मार्च 2024 को FAO मुख्यालय रोम में IYM 2023 में दुनिया भर के मोटे अनाज, मूल्य वर्धित उत्पादों के प्रदर्शन और लाइव कुकिंग की एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। और नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शाकीय विभाग द्वारा 21 दिवसीय विंटर स्कूल का आयोजन किया गया। शाकीय फसलों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और भविष्यप्रद गुणों के लिए संजीवनीय अध्ययन और अभिनव प्रजनन दृष्टिकोण विषय पर आयोजित ये विंटर स्कूल ICAR द्वारा प्रायोजित है। विंटर स्कूल के समापन में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए कृषिकरण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा है कि बदलते दौर के अनुरूप सब्जियों में संरक्षित खेती की उन्नत तकनीकें विकसित करने में IARI के शाकीय विभाग की भूमिका काबिले तारीफ है। देखते हैं OP यादव की ये खास रिपोर्ट। देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम जिस तरह देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त है, उसी तरह यहाँ के शाकीय विभाग द्वारा सब्जियों पर अनुसंधान कर बदलते दौर के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण किस्में देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात भी है। IARI के शाकीय विभाग में सब्जियों में हो रहे शोध और नवाचार से देश के अन्य संस्थानों के युवा वैज्ञानिकों को रूबरू कराने के लिए वैसे तो कई तरह के सेमिनार और कार्यशालाएं अक्सर होती ही रहती है, लेकिन यहाँ आयोजित होने वाली विंटर स्कूल का महत्व कई मायनों में खास है। इसी क्रम में शाकीय विभाग द्वारा 21 दिवसीय विंटर स्कूल का आयोजन किया गया। शाकीय फसलों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और भविष्यप्रद गुणों के लिए संजीवनीय अध्ययन और अभिनव प्रजनन दृष्टिकोण विषय पर आयोजित विंटर स्कूल के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने देश के अलग अलग राज्यों से आए शिक्षक, शोधार्थी और अन्य युवा वैज्ञानिकों को संबोधित किया। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि IARI का शाकीय विभाग बदलते दौर के अनुरूप सब्जियों में संरक्षित खेती की उन्नत तकनीकें एवं गुणवत्तापूर्ण किस्में तैयार करने वाला देश का अग्रणी विभाग है, जिसका श्रेय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BS तोमर को जाता है। डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस IRI में सब्जी संभाग वो पुराने टाइम से ही बहुत अच्छा काम सब्जियों के अनुसंधान को लेकर करता रहा है और देश में अगर मैं बात करूं सब्जी सुधार की तो डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान देश के अंदर सब्जियों की नई वैरायटी, अच्छी गुणवत्ता वाली रोग-रोधी किस्में और यहाँ तक कि अब जो ये डिवीज़न है, जो डिपार्टमेंट है, ये जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन संरक्षित खेती उसके लिए भी किस्में तैयार करने वाला देश का एक अग्रणी संस्थान बन गया है। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि BS तोमर द्वारा आयोजित विंटर स्कूल का विषय बहुत ही प्रासंगिक व नवाचार से युक्त है। इस विभाग में जीनोमिक्स को लेकर अच्छा काम हो रहा है। डॉक्टर तोमर साहब जो हेड हैं डिवीज़न के, उनके नेतृत्व में अभी जो ये विंटर स्कूल 21 दिन का इस डिवीज़न ने करवाया, वो उसका जो टॉपिक था वो अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है कि नई कौन कौन सी इनोवेटिव अप्रोचेज हैं जो कि हमारी आर्थिक दृष्टि से जो बहुत अच्छी सब्जियां हैं उनमें भविष्य में कौन कौन से लक्षण, ट्रेड्स जिनको हम कहते हैं, उनकी आवश्यकता है। जैसे कि पहले ही डॉक्टर तोमर की डिवीज़न वो जीनोमिक्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करी, इनके पास फैसिलिटी भी है
और इनके पास साइंटिस्ट भी हैं। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि बदलते दौर के अनुरूप फोर्टिफाइड सब्जियों पर काम किया जा रहा है ताकि उत्पादन बढ़ाने के साथ सब्जियों की पोषक गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सके। सब्जियों में वैरायटी तो हम तैयार कर रहे थे, पहले ओपी वैरायटीज होती थी, फिर संकर किस्में आई, संकर किस्मों में उपज बढ़ाई, कहीं हमने रोग रोधिता कीड़े मकोड़ों से लड़ने की ताकत बढ़ाई। लेकिन अब जो डिवीज़न जो महत्वपूर्ण रूप से काम कर रही है वो कर रही है बायोफोर्टिफिकेशन पे, कि किस तरीके से खाने की ताकत आम नागरिक को देखते हुए, आम व्यक्ति को, खाने वाले को देखते हुए सब्जियों में खाने की ताकत, उपज के साथ साथ गुणवत्ता, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य में कौन सी सब्जियों में कौन से लक्षणों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उनको ध्यान में रखते हुए जो 21 दिन का जो विंटर स्कूल आयोजित किया, ये अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। कार्यक्रम के शिल्पकार और साकीय विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BS तोमर ने कहा कि विंटर स्कूल ICAR द्वारा प्रायोजित है। इसमें देश के 8 राज्यों के युवा वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने भाग लिया। 21 दिन का एक विंटर स्कूल के नाम से कार्यक्रम था और इसका जो पूरा वित्त सहायता जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो शिक्षा विभाग है उसके माध्यम से मिला है, जिसको हम विंटर स्कूल बोलते हैं। और इसमें 8 राज्यों से प्रतिभागी थे, जिनमें असिस्टेंट साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के हम लोगों ने इनमें चयनित किए थे। प्रोफेसर BS तोमर ने कहा कि सब्जियों में उत्पादकता बढ़ाने के साथ महत्वपूर्ण किस्में इजाद करने के क्रम में हमने गाजर की लाल किस्म के साथ काली किस्म भी तैयार की है। उत्पादकता के अतिरिक्त हमें गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है और इस दिशा में संभाग के द्वारा कई कार्य किए गए हैं। जैसे हमने गाजर के अंदर लाल किस्म के साथ साथ काली किस्म भी विकसित की, जिससे एंथोसाइनिन लिया जा सकता है। और एंथोसाइनिन सिर्फ खाने के लिए नहीं, उसको व्यावसायिक रूप पे फूड इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए भी यूजफुल हो सकता है। प्रोफेसर BS तोमर ने दोहराया कि भिंडी में कीड़े व बीमारियों को रोकने के लिए पूसा भिंडी 5 किस्म विकसित की गई है। बहुत सारे कीड़े और बीमारियां सब्जियों में लगते हैं और काफ़ी नुकसान करते हैं। उसके लिए किसान भाई कीटनाशक, फफूंदनाशी का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनकी लागत बढ़ती है। इस दिशा में हमारे संभाग ने भिंडी में पूसा भिंडी 5 एक किस्म की, जिसमें येलो वेन मोजेक और ELCV का प्रकोप ना के बराबर होता है और इससे किसानों को उसमें कीटनाशकों की छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं होती है और उसकी उत्पादकता भी बहुत अच्छी है, गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर तोमर ने कहा कि विभाग द्वारा पूसा भिंडी लाल किस्म विकसित करने के अलावा पूसा विलायती पालक की किस्म तैयार करने और साथ ही साथ गोभी जैसी अन्य सब्जियों पर भी शोध कार्य चल रहा है। गुणवत्ता में सुधार के लिए हमने पूसा लाल भिंडी 1 का विकास किया, या हमने जो है पालक की एक किस्म विकसित की, पूसा विलायती पालक, जिसमें विटामिन C की मात्रा सामान्य पालक की अपेक्षा उससे दुगनी है। इसी तरह से हमने गोभी के अंदर अभी हमारे यहाँ अनुसंधान कार्य चल रहे हैं कि हम ऑरेंज कलर की गोभी, नीले रंग की गोभी या उन दोनों के मिश्रण की गोभी हम तैयार करें। गौरतलब है कि सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साकीय विभाग की न केवल भूमिका महत्वपूर्ण है, बल्कि वर्तमान के साथ भविष्य को देखते हुए सब्जी उत्पादन में किस तरह शोध, अनुसंधान और नवाचार किया जाए, इस पर लगातार काम भी हो रहा है। देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के मामलों में वैश्विक जगत में विख्यात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित साकीय विभाग में ICAR प्रायोजित विंटर स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 21 दिन तक चले इस कार्यक्रम में देश भर से आए वैज्ञानिकों ने एक ओर जहां इनोवेटिव ब्रीडिंग प्रैक्टिसेज पर जहां ध्यान दिया, वहीं दूसरी ओर सब्जियों में किस तरह बदलते दौर के अनुसार प्रैक्टिसेज अपनाकर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत किस तरह बनाया जाए, इस पर भी प्रकाश डाला। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में सोमवार तक तेज वर्षा और तूफान की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बारिश हो सकती है। जो ये बदलाव देखा गया है, ये स्पेशली एक पश्चिमी विक्षोभ बना था जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर था। उसी से एसोसिएटेड एक राजस्थान पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, जिसकी वजह से कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बारिश हुई तथा जो MP से सटे हुए जो बुंदेलखंड रीजन है, कल वहाँ बारिश हुई।
और अगर हम आज की भी बात करें तो आज उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना है तथा इधर भी जैसे कि कुछ एक जो एमपी से सटे हुए जो ज़िले हैं और लखनऊ समेत हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इसका मेन वजह यही है कि एक ये सिनॉप्टिक सिस्टम पे एक एमपी के पास घुमावदार हवाएं हैं एवं पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से मौसम बदल रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों से तापमान 35-36 के आसपास बना हुआ है लखनऊ में। आज इवन लखनऊ में 37 क्रॉस करने की संभावना है, थोड़ा ज़्यादा तापमान है। बाकी अगर हम तापमान की बात करें तो कल से मौसम वासियों को तापमान में धीरे धीरे कमी देखने को मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर में 1 फीट से अधिक तक बर्फबारी हुई है। हिमपात से ओट लुहरी सेंज राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हो गया है। वहीं हिमाचल में गर्मी की आहट के बीच कई जगहों पर बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू में आंधी के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्व अनुमान के अनुसार शिमला में अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री दर्ज होने की संभावना है। कुल्लू जिले में मार्च में 17 साल बाद इतनी अधिक वर्षा हुई है। जिले के भुंतर में 47 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। टनल समेत मनाली केलंग मार्ग वाहनों के लिए बंद हो गया है। मौसम को देखते हुए मनाली पुलिस ने वाहनों को सोलंग नाला से आगे जाने पर रोक दिया है। हिमपात से ओट लुहरी सेंज राष्ट्रीय राजमार्ग भी बाधित हो गया है। मंडी जिले में शिकारी देवी समेत अन्य चोटियों पर हिमपात हुआ है। हिमपात व वर्षा के बाद प्रदेश में 4 NH सहित 172 सड़कें बंद हैं। 662 ट्रांसफार्मरों के खराब होने के कारण बिजली बाधित है। और किसान समाचार में आप जान लेते हैं मंडी भाव। शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक खासी सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 मार्च को अरंडी का भाव रहा 5,400 रुपए। 30 मार्च को इसके सौदे 100 रुपए तेज होकर 5,500 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही कावी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहां 29 और 30 मार्च को अरंडी 5,500 रुपए पर बिकी। वहीं बात अरंडी की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 18.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1.01 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसमें अरंडी भी शामिल है। इसका असर कुल तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो शनिवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी में 29 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,000 रुपए।
30 मार्च को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट आई और भाव 3,500 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही बदनावर मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 29 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,300 रुपए। 30 मार्च को इसके सौदे 635 रुपए लुढ़क कर 3,665 रुपए पर हुए। गौतमपुरा मंडी में 29 मार्च को सोयाबीन का भाव रहा 4,400 रुपए। 30 मार्च को इसके सौदों में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,200 रुपए। इंदौर मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहां 29 मार्च को सोयाबीन का भाव था 4,300 रुपए। 30 मार्च को इसके सौदे 1,285 रुपए नरम होकर 3,015 रुपए पर हुए। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर सोयाबीन की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 125.62 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के खरीफ सोयाबीन की पैदावार की तुलना में 24,23,000 टन कम है, जबकि साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.85 लाख टन रही थी। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। उत्तर प्रदेश के किसान इस समय मक्का की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। यहाँ काबुली चने की खेती कर रहे किसान इनकी समय पर सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में ही प्याज को बैंगनी धब्बा रोग के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। यहाँ टमाटर और मिर्च में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव भी कर लें। उत्तर प्रदेश में आम को मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड छिड़क लें। उत्तर प्रदेश में आलू की पकी फसल की खुदाई कर लें और इसे अच्छे से भंडारित भी कर लें। यहाँ मटर में खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए दवाओं का स्प्रे कर लें। उत्तर प्रदेश में इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी कर लें। यहाँ इस समय भिंडी की भी बुवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश के किसान लौकी, तुरई, कद्दू और खीरा की बुवाई जारी रखें। यहाँ मूंग और उड़द की बुवाई भी की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान ज्वार की बुवाई भी कर लें। मध्य प्रदेश के किसान सरसों की पकी फसल की कटाई कर लें। यहाँ आम में मिली बग के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। मध्य प्रदेश में किसान करेला, भिंडी, तरबूज और खरबूज की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ संतरे के बागों को रस चूसक कीट से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और फूल गोभी के पौधों का रोपण इस समय में कर सकते हैं। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं।
1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेली की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेली की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के दौरान नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के केरल के कार्यकर्ताओं से वार्तालाप किया। इस संवाद में प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं ऊर्जावर्धन किया और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन सुधार राम मंदिर ने की कहा है कि ये सभी पार्टियां राम मंदिर के विरोधी थे, जिन्होंने हिंदू धर्म के सामूहिक विनाश जैसे संकल्प लिए, हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की और आज अपने अपराध को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर अपनी निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में होने वाले इंडी गठबंधन की महारैली को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जिनके खिलाफ केजरीवाल राजनीति में आए थे, उन्हीं से अब गले मिल रहे हैं। इंडी गठबंधन के लोग किस बात पर रैली कर रहे हैं? बीजेपी ने शनिवार को ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में बीजेपी ने 11 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। सड़क दुर्घटना में